हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी वीडियो है वो केवीएस एनवीएस डीएसएसबी सीरीज़ की आरोह भाग 1 क्लास 11th की हिंदी एनसीईआरटी की 5वें पाठ की वीडियो होगी। इससे पहले मैं आप लोगों को 4 पाठों की वीडियो उपलब्ध करवा चुकी हूँ। यदि आपने वो नहीं देखी है तो आप उन्हें ज़रूर देखें। तो चलिए आज का हम 5वां पाठ शुरू कर लेते हैं। इनकी एक रचना है दाजू। यह जो आप चित्र देख रहे हैं ये शेखर जोशी जी का चित्र है और ये आधुनिक कहानीकार में इनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। तो शेखर जोशी जी की एक रचना है दाजू। अंतर की गुमड़ती वेदना को आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। इनका जो जन्म है वो सन 1932 में अल्मोड़ा अर्थात उत्तरांचल, उस समय में उत्तरांचल में था, अब जो है किस में आता है, अल्मोड़ा उत्तराखंड में आता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कोसी का घटवार, सात के लोग, धाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार हैं। ये सब इनके क्या हैं, कहानी संग्रह हैं। पिछली बार के एग्जाम में, एलडी के एग्जाम में भी और डायरेक्ट भर्ती के एग्जाम में भी हलवाहा रचना और कोसी का घटवार इनकी पूछी गई थी। एक पेड़ की याद इनका क्या है, शब्द चित्र है। विद्यार्थियों ये जरूर याद रखना है कि कौन से इनके कहानी संग्रह है, कौन सा शब्द चित्र है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहीं पे होती है। इनको कौन सा सम्मान मिल चुका है, पहल सम्मान इनको मिला है और सन 2022 में इनकी मृत्यु हुई है। तो पिछली सदी का 6वीं दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग राह की कहानियां लिखना शुरू की और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। तो ये आप लोगों से इसका समय भी पूछा जाता, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि नई कहानी आंदोलन का लगभग समय क्या है। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी जी का स्थान अन्यतम है। उनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये भी ध्यान रखना, शेखर जोशी जी नई कहानी आंदोलन के प्रतिनिधित्वकार हैं। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। निहायत सहज और आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनके प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। शेखर जी की कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी हैं। तो ये लाइन भी आप सभी को याद रखनी है। कभी कभी जीवन परिचय में से कुछ ऐसी लाइनें उठा लेता है जो हम बहुत ही लाइटली पढ़ के छोड़ देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो इनकी कहानियाँ हैं वो अंग्रेजी में, पोलिश में, रूसी आदि भाषाओं में भी ट्रांसलेशन हो चुका है। उनकी प्रसिद्ध कहानी है दाजू। उस पर जो है चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। अब जो हम कहानी पढ़ेंगे विद्यार्थियों, वो पढ़ेंगे गलता लोहा। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। शेखर जोशी जी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जाति अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में अपनी कुशलता भी दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनतकश के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। चलिए कहानी को शुरू कर लेते हैं। गलता लोहा। गलता लोहा का मतलब होता है कि लोहार जो होता है लोहे को गलाकर उसको अलग अलग शेप दे देता है। इसी प्रकार से जब मनुष्य के जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है, या हम यूँ कहें कि वो गरीब तबके से आता है, उसके सामने सामाजिक विषमताएं ज़्यादा होती है, तब उसका जो अपना मूल स्वभाव होता है वो भी कहीं ना कहीं गलते लोहे की तरह गलकर अनेक रूप धारण कर लेता है। चलिए कहानी को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला इसमें चरित्र आया मोहन।
तो मोहन से ही कहानी शुरू हो रही है। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनगूंज शेष थी जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। लंबे भेंट वाले हंसुए को लेकर, अब हंसुआ यहाँ एक शब्द आया है, ये क्या है? लोह क्रम से संबंधित कुछ यहाँ पे आप लोगों को औजारों के नाम यहाँ पर आएंगे। लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ कराएगा। बूढ़े वंशीधर जी के भूते का अब यह सब काम नहीं रहा। यहाँ पे एक शब्द आया भूते, तो ये किसके लिए? बूढ़ा वंशीधर जी जो हैं, भूते का मतलब है कि उनके सामर्थ्य का अब ये काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोताई के बूते पर उन्होंने घर चलाया था वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते थे। मतलब पुरोताई, ये कौन थे? वंशीधर जी ब्राह्मण थे और इन्होंने पुरोहित करके ही अपना घर को चलाया था, लेकिन अब इनका यह भी इतना भी इनके अंदर आश्रय नहीं बचा था। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उसे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्रपीठ करना है। अब मुश्किल ही लग रहा है, यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब बूते की नहीं। फिर से वही शब्द बार बार प्रयोग हो रहा है इसके सामर्थ्य के लिए। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे क्या है, वंशीधर जी की एक सिचुएशन की बात की जा रही है कि उनको किसी के घर जाकर रुद्रपीठ का पाठ करना है, जो कि हमारे हिंदू धर्म में किया जाता है, लेकिन अब वो दिखा रहे हैं कि अब उनके बस की ये बात नहीं रही। मोहन उनका आशय न समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न ही उसे अभ्यास है और न ही वैसी गति। पिता की बातें सुनकर भी उसका मन उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई हो वैसे ही अनुत्तरित रह गई। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। धनराम अपने बाएं हाथ से धोकनी, अब एक शब्द और आया धोकनी, एक आया हंसुआ, तो ये लोह क्रम से संबंधित है। धोकनी मतलब जिससे आग जलाने के लिए जिसको यूज किया जाता है। फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पुलट रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। अब एक यहाँ पे कैरेक्टर है धनराम। तो धनराम कौन है? यहाँ पे लोहार हैं। और यहाँ पे मोहन जो है धनराम के घर पर जाकर उसके कार्य को देख रहा है कि वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। अब यहाँ पे एक और कैरेक्टर आया, मास्टर त्रिलोक जी। तो ये कौन है? मोहन और धनराम के गुरुजी, जब ये दोनों बचपन में एक ही साथ स्कूल में पढ़ा करते थे। वे दोनों अब बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों हो कर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट आए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की 4 दीवारी में उतरते हैं। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते उठा पटक करते, अब एक शब्द आ रहा है यहाँ पे, उठा पटक, धमा चौकड़ी। अब उठा पटक क्या है? संयुक्त क्रिया है, ये है ना, संयुक्त क्रियाएं हैं ये। उठा पटक, एक साथ 2 क्रियाएं प्रयोग की गई हैं। और बांझ के पेड़ों की टहनियां और झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया है। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवित स्वर पहुंचता ही। कहने का मतलब है कि यदि बच्चों ने प्रार्थना करी होती तो कहाँ तक उनकी आवाज़ जाती? जो एक गोपाल जी बराबर में है, उनकी दुकान है कोई, और उस दुकान तक बच्चों की प्रार्थना की आवाज़ जाती थी। ये सब जानते हुए भी त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक लड़के को देखते हैं। फिर वही कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह
हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। तो आप देखेंगे मोहन बचपन से ही पढ़ने में होशियार और बड़ा ही होनहार बच्चा था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उसका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब से वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते थे। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते। धनराम जी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसमें त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर हमने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेत खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी समझा ही नहीं। तो यहाँ पे एक शब्द आया है जातिगत हीनता, क्योंकि धनराम क्या है, लोहार का बालक है और मोहन कौन है, ब्राह्मण का बालक है। तो ब्राह्मण को हमेशा लोहार से सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है, इसलिए उसने उसको अपना कभी प्रतियोगिता या हम कहे प्रतिद्वंदी अर्थात उसको अपना कॉम्पिटिटर समझा ही नहीं था, बल्कि वैसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का उसके नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतिहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, धनवा 13 का पढ़ा सुना। तो धनवा कौन है, वही धनराम का यहाँ पे प्यार से मास्टर जी नाम ले लेते थे, धनवा। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया। तो यहाँ पे आप शब्दों का देखेंगे, पहाड़ा ही उसके लिए क्या हो गया, पहाड़ हो गया। तो आप देखेंगे एक ही शब्द को दूसरे प्रकार से किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं शब्द प्रयोग। 13 एकम 13, 13 दूनी 24, सटाक एक संटी उसके पिंडलियों पर माँ साहब ने लगाई कि वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था। सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था, और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वह फिर लड़खड़ा गया। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी। जबान की चाबुक लगा देना अर्थात जबान से ही कुछ ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग कर देना जो लाठी से भी ज़्यादा या जो हम कहें भेंट से भी ज़्यादा खतरनाक थे। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी। तो आप देख सकते हैं कि पहले की व्यवस्था में ऐसे होते थे कि जो शिक्षक हैं वो किस प्रकार से उनको पता था कि धनराम लोहार का बच्चा है, तो वो अपने घर से इन दरातियों का काम करवा के ला सकता है अपने पिता से, या वो खुद भी लगा सकता है। जो आप आजकल देख रहे हैं ना वोकेशनल स्टडी, तो जो NEP 2020 में आप बात करेंगे वोकेशनल स्टडी की, तो वो यही है कि छोटे छोटे काम बच्चों को सिखा दिए जाए कि यदि वो पढ़ ना पाए तो एटलीस्ट ये कुछ काम सीख लें। तो आगे देखते हैं हम। निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोखने फूकने आसान लगाने के लिए कामों में उलझाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। फर्क इतना ही था कि जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेच चुनने को छूट देते थे, वहाँ गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। गंगाराम कौन है, धनराम के पिता। और जरा सी गलती होने पर छड़ बेत हत्ता जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे। अब इनके पिता की अचानक एक दिन मृत्यु हो जाती है, तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे। यहाँ पे ऑफर का मतलब क्या है कि कब उनका पेशा धनराम का पेशा बन गया ये पता ही नहीं चला।
प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। अब दान दक्षिणा में तो ऐसा होता ना, कभी किसी ने दिया कभी किसी ने नहीं भी दिया, तो उससे घर का केवल खर्चा ही चल पाता, वो भी बहुत मुश्किलों से। बाकी आजकल तो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि दान दक्षिणा अब रहा ही नहीं है चलन में। मोहन पढ़ लिखकर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी, लेकिन इच्छा होने पर भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आया रहा था तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धार में जाड़ झंकार और पात पतेल आने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते न पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार से कुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। तो आप देखेंगे पहले के बच्चों को कितनी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आजकल तो हर गांव हर मोहल्ले में स्कूल खुल गए हैं और हर गांव में माध्यमिक वर्ग तक के स्कूल हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर मोहन को पढ़ने के लिए 4 मील दूर, उसमें भी ऊपर पहाड़ी का रास्ता और फिर कैसे न कैसे नदी को पार करने का रास्ता उनको तय करना पड़ रहा था। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की। उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वो केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाएं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभीयों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। अब आप देखेंगे बच्चा गया है पढ़ने के लिए और कैसे उस बच्चे को घर के कामकाजों में ही लगा दिया गया है। मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को दे आ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। तो आप देखेंगे ये सारे शब्द किस रूप में प्रयोग हुए हैं? संज्ञा शब्द में। अगर आप इनको सर्वनाम में चेंज करोगे तो कैसे करेंगे? मोहन के स्थान पर आप थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, आप ये कपड़े धोबी को तो दे आओ। तो आपको संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का वाक्यों का प्रयोग करना भी आना चाहिए। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। अब आप देखेंगे कि गांव में इतना टैलेंटेड बच्चा मोहन शहर में आकर किसी के घर का केवल नौकर बनकर ही रह जाता है। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का यह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता।
अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर था, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। तो आप देखेंगे कि गर्मी की छुट्टियों में मोहन को उसको गांव भी नहीं आने दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि रमेश इतना स्वार्थी और लालची निकला कि मोहन से सारे घर के काम वो करवाता था और ये कह देता था उसकी अगली कक्षा की तैयारी, दर्जा मतलब कक्षा, अगली कक्षा की तैयारी करवानी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों से मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिरकर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों बीए एमए मारे बेकार फिर रहे हैं, ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई काम ही सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का वह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस भी नहीं जुटा पाए कि वंशीधर ने जो सपने देखे तो वो सारे सपने चूर चूर हो गए क्योंकि उनका लड़का शहर में जाकर केवल एक मजदूर बनकर रह गया। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया कि उसकी सेक्रेटरीट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर जी की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था, उसने सोचा। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए। धनराम के शब्द मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते थे। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को भेंत से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी दार गढ़ दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफी समय लग गया। धनराम ने उसे वापस भेंत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगी। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वही बैठा रहा जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी न हो। सामान्य तौर से ब्राह्मण। अब आप देखेंगे कि मोहन और धनराम की जिंदगी में कोई विशेष अंतर नहीं आया। तो आप देखेंगे शिक्षा की सही मार्गदर्शन, शिक्षा के लिए सही माहौल मिलना कितना ज़्यादा अनिवार्य होता है। मोहन आगे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकता था यदि उसको लखनऊ में अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया जाता या उसकी पढ़ाई पर भी ध्यान दिया जाता। लेकिन अब यहाँ आप देखेंगे धनराम और मोहन में आपको कोई विशेष अंतर नज़र नहीं आ रहा, बल्कि धनराम मोहन से ज़्यादा कार्यकुशल नज़र आ रहा है। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं था। तो यहाँ पर एक जातीय व्यवस्था दिखाई गई है कि ब्राह्मण टोले के लोग जो हैं लोहार के बच्चों के साथ या लोहार लोगों के साथ उठना बैठना नहीं करते। लेकिन आप देखेंगे मोहन जो है इस सोच का नहीं है। मोहन जातिगत विशेषताओं से बहुत ऊपर उठा हुआ है। तो यह हम कह सकते हैं कि लेखक ने किस प्रकार से गरीबी और संघर्ष में दिखाया है कि जातीय व्यवस्थाएं समाप्त सी हो जाती हैं। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन अमान्यताओं से अपरिचित हो ऐसा संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से संडसी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा। मोहन ने कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा। फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरे पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धोकनी फूंककर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुगढ़ गोले का रूप दे दिया। तो आप देखेंगे दोनों मित्रों ने मिलकर ये काम कर दिया।
मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा। उसे अब आप देखेंगे यहाँ पे ये जो सर्कल बना है चित्र में, और इधर बैठे हैं मोहन और ये है धनराम, ये है मोहन, और इस प्रकार से उन्होंने इसको शेप दे दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोहार किस प्रकार से कार्य करता है। कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक को इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ। तो यहाँ पर वो कहेंगे कि धनराम को इस बात की हैरानी नहीं हुई कि उसने एक लोहार का काम कर दिया, बल्कि इस बात पर उनको ज़्यादा हैरानी हुई कि एक ब्राह्मण के बालक ने अपनी जाति व्यवस्था को छोड़कर लोहार के साथ बैठकर काम करवाने में मदद की। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सृजक की चमक थी। आप एक देखेंगे सृजक मतलब यहाँ पे कि वो उसको भी कुछ आता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा धनराम का कि हम भी इन लोगों के बराबर में हैं, जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत। क्योंकि बचपन से जो धनराम है वो कहीं ना कहीं मोहन से पीछे था, लेकिन आज उसको ये चीज़ लग रही थी कि वह मोहन से कहीं भी पीछे नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा पाठ संपूर्ण हुआ। तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई की सही दिशा रखें, मोहन की तरह आप भटक ना जाएं, इसलिए आप जो है अपनी तैयारी को ठीक से करते रहें। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, कहानी भी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 6 में मिलेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए आप इनसे संबंधित पात्रों को और इनके लेखकों को तैयार कर लीजिए। वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें। कहानी आपके टिप्स पे होनी चाहिए, तभी ही आप एग्ज़ाम निकालने की सही दिशा में होंगे। अच्छा है विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत, वंदे मातरम।